बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो टीजीटी लेवल का यानी कि क्लास 9 to 10 का जो आज यानी कि 8 दिसंबर सन 2023 को पेपर हुआ है, उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 71 है इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें यह पूछा जा रहा है कि जिससे किसी चीज को तशबीह दी जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मुशब्बह भी कहते हैं। जो सनत तशबीह होती है उसमें हम एक चीज का किसी दूसरी चीज से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, तशबीह देते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिमिली कहा जाता है। जैसे अली शेर की तरह है, तो अली जो होगा वो मुशब्बा होगा और शेर जिससे तस्बीह दी जा रही है वो मुशब्बहा बे हो जाएगा। तो अली मुशब्बहा और शेर मुशब्बहा बे, यानी जिससे किसी चीज की तशबीह दी जाए वो मुशब्बहा बे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। तो इस शेर में हस्ती को किससे तस्बीह दी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यानी हस्ती का कंपैरिजन हुबाब से पानी के बुलबुले से किया जा रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा। अगले सवाल में अंग्रेजी लफ्ज सिमली के लिए में बयान में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो सिमली के लिए हम सनते तशबीह इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में मकतूब इलैह से क्या मुराद है, तो मकतूब इलैह जिसके नाम ख़त लिखा जाए। अगर मैं आपको ख़त लिखूं तो आप मकतूब इलैह होंगे। जैसे गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम ख़त लिखे थे, तो गुबारे खातिर के मकतूब इलैह हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में मकतूब की जमा पूछा जा रहा है, तो मकतूब की जमा मकातिब होगा, ठीक है, मकातिब, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। अगले सवाल में करीब की जिद, देखो करीब की जिद होगा दूर, यहाँ पे नजदीक ये हम माना है, पास भी हम माना है, कुर्ब भी हम नामा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल में मजलिस की जमा पूछा जा रहा है, तो मजालिस हो जाएगी। और यहाँ पे मुहावरे की निशानदही आपसे पूछी जा रही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो क्वेश्चन नंबर 78 में जो मुहावरा है वो है आपका पापड़ बेना बेलना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया ये आपकी कहावत है, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये भी कहावत है, लेकिन पापड़ बेलना ये मुहावरा है जो आमतौर से मजदर पर ख़त्म होता है, 9 2 11 होना, ठीक है, पापड़ बेलना, ना को चने चबाना, ये सब मुहावरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है, तो खामोशी से खुफिया तरीके से जब सलाह मशवरा कोई करता है तो कहा जाता है कि खिचड़ी पकी जा रही है, यानी खिचड़ी पक रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 में तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है, तो तशबीब गुरेज मदवा दुआ और मुद्दवा सभी कसीदे के जुज होते हैं। साबका की निशानदेही देखो, अनमोल में अन साबका है, खुशबू में खुद साबका है, परदेश में पर साबका, यानी कि हस्ब बाला में से एक से जायद इस क्वेश्चन में साबकों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पे मुश्तमिल हो तो उसे हम मुसल्लस कहते हैं, मुसल्लस यानी कि 3 मिसरों वाला। ऐसा इसम जो औजार या हथियार का नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इसमें आला कहते हैं। इसमें आला कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। हरूफ शमसी कितने हैं, तो हरूफ शमसी 14 हैं और हरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। जिस हरूफ को से पहले अलिफ लाम आए और वो अदा ना हो वो हरूफ शमसी होते हैं, जैसे अशम्स, तो अशम्स में जो शीन है ये हरूफ शमसी है, क्योंकि अलिफ लाम जो है वो अदा, इससे पहले जो लाम है वो अदा नहीं हो रहा है। जैसे वज़ुहा, वज़ुहा, तो यहाँ पे अलिफ लाम यहाँ पे भी जाहिर नहीं हो रहा है, इसलिए राद आपका हरूफ शमसी हो गया, जबकि कमरी में
अलिफ लाम जाहिर होता है, जैसे अल कमर तो काफ हरूफ कमरी हो गया, अल जबल जीम हरूफ कमरी हरफ कमरी हो गया, ठीक है ना। तो हरूफ शमसी की तादाद आपसे पूछी है तो 14 है, हरूफ शमसी भी 14 हैं। माजी बईद की मिसाल इनमें से कौन सी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस अहमद आया था, यानी कि दूर, ये जो काम हुआ है अहमद के आने का दूर के जमाने में हुआ है, माजी बईद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुतजाद जुमले की निशानदही कीजिए। देखिए इसमें कौन सा जुमला मुतजाद है, तो इसमें देखेंगे तो आपका जो पहला सेंटेंस है कि तिजारत में फायदा भी है नुकसान भी है, दो अपोजिट बात इसमें है। मेहमान के आने की खुशी से, मेहमान के आने से खुशी होती है, जाने से गम, तो यहाँ पे खुशी और गम दो मुतजाद हैं, यानी कि हज़्फ़ वाला में से एक से ज़्यादा सेंटेंस हैं जो कि मुतजाद हैं। अगला सवाल है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी में कौन सी क्या है, तो कौन सी ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया है, ठीक है। जब हम सवाल पूछने के लिए किसी ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो उसको नज़्मे मुअर्रा कहते हैं। नज़्मे मुअर्रा कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। रुबाई के बारे में कौन से बयानात सही हैं, तो रुबा से बना है जिसके माने हैं 4 के, सही बात है। और रुबाई में 14, रुबाई का जो वजन है वो 14 होता है उसका, तो ये बात भी सही है, यानी कि हज़्फ़ वाला में से एक से ज़ायद जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। उर्दू की पहली मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदमराव है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को करार दिया है। और उर्दू पंजाब से निकली ये कौल मसूद हुसैन खां का नहीं है, ज्ञानचंद जैन का भी नहीं है, एहतशाम हुसैन का भी नहीं है, बल्कि महमूद शिरानी का, यानी कि हज़्फ़ वाला में से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। बांगे दरा ये शेरी मजमूआ है अल्लामा इकबाल का। उर्दू में सबसे पहले नावल किसने लिखा था, तो उर्दू में पहले नावल लिखे थे डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहली नावल निगार माने जाते हैं, और उनका जो नावल है, क्या नाम है उनके नावल का, मिरतुल उरूस, उर्दू का पहला नावल इसे करार दिया जाता है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यादगार गालिब क्या है, तो यादगार गालिब सवाने हयात है, मज़ामीन का मजमुआ नहीं है, खतूत का मजमुआ भी नहीं है, शेरी मजमुआ भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या था, बख्तियार था। और 97 में कौन नावल निगार है ये पूछा जा रहा है, तो अब्दुल हलीम शरर भी नावल लिखते थे, कुरतुल्लाह हैदर भी लिखती थी नावल, जबकि प्रेमचंद तो मशहूर नावल निगार हैं ही, यानी कि हज़्फ़ वाला में से एक से ज़्यादा हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पे मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे हम मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं, लिखी थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे लिखी थी, जिसके लिए सर सैयद को बहुत नाज भी था। वो कहते थे कि अगर महशर में खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो दुनिया से, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता को यानी हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, फितने बेरोज़गार, ये सब अलकाब से नवाजा गया है। सर सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा किस इलाके के सरबादा है, तो सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक उन्होंने एक किताब लिखी थी नकूस सुलेमानी, उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू सरजमीन सिंध में पैदा हुई, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में ही तिजारत की गरज से आए थे। उनका अपना लॉजिक था जो कि बाद में मसूद हुसैन खां वगैरह ने रिजेक्ट कर दिया, और उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई। ये जो नज़रिया सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक माना जाता है। गौदान क्या है, तो एक नावल है, 36 अबवाब पे मबनी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, तो मीर हसन की यह मसनवी है, यानी कि
میر حسن آپشن میں کہیں پہ بھی نہیں دیا ہے، میر اثر کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ خواب و خیال ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے، اور میر تقی میر کی دریائے عشق وغیرہ مثنویاں ہیں، لیکن اس میں کہیں پہ بھی آپ کو ایسا نام نہیں دکھ رہا جو میر حسن کے نام سے ہو، اس لیے حزب بالا میں سے جو ہمارا ای والا آپشن ہے کوئی نہیں، حزب بالا میں سے کوئی نہیں، ای والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا؟ تو دیکھو فیض احمد فیض جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 103 میں آپ کے فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اختر شیرانی تھے کہ نہیں تھے، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، بہرحال مجھے لگتا ہے تھے، یعنی کہ حزب بالا میں سے ایک سے زائد۔ کوشچن نمبر 103 کا جواب کیا ہوگا؟ کوشچن نمبر 103 کا جواب ہوگا فیض احمد فیض، یہ ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند شاعر تھے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی کہ نہیں، تو نہیں ڈالی تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے اس کا جواب جو ہوگا وہ کنٹروورسیل ہوگا، آپتی جنک ہوگا۔ میں یہاں پہ اختر شیرانی اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے، شاعر رومان، لیکن فیض احمد فیض میرے خیال سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر تھے، یہ تو 100% شیور ہے۔ باقی اس کا جواب بی پی ایس سی نے ای مانا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ای کیوں مانا ہے۔ چلو کوشچن نمبر 104، مرثیہ نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ تو میر انیس، مرزا دبیر، سودا نے بھی مرثیہ لکھا تھا۔ مرثیہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ضمیر نے متعین کیے تھے، اور سب سے پہلے مسدس کی حیت میں سودا نے ہی مرثیہ لکھا تھا۔ کوشچن نمبر 105 جو ہے وہ ایک پیسج سے ریلیٹڈ ہے، پیسج پنڈت برج نارائن چکبست کے اوپر ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، آبائی وطن لکھنؤ تھا، یہیں آ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 1908 میں LLB پاس کرنے کے بعد وکالت شروع کی، اپنی ذہانت، فطانت، محنت، قابلیت کی بدولت بہت جلد مشہور ہو گئے۔ ابھی آپ کا آفتاب وکالت دنیائے وکالت کو منور بھی نہ کر پایا تھا کہ گہنا گیا ایک مقدمہ کے سلسلے میں 12 فروری 1926 کو رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پہ آئے تھے، شام کو رائے بریلی آئے تھے، شام کو واپس جا رہے تھے، ٹرین میں سوار ہوتے ہی فالج کا حملہ ہوا، چند گھنٹوں کے اندر ہی دم توڑ دیا۔ قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ چکبست کو شاعری کا ملکہ عطا کیا تھا، انہوں نے وطن پرستی کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ خاک ہند ان کی مشہور نظم ہے جس میں ہندوستان کی عظمت کا بیان بہت عقیدت سے کیا گیا ہے۔ تو یہ پیسج آپ نے پڑھا تو کہاں سے ان کا تعلق تھا؟ تو فیض احمد فیض کا جو تعلق تھا وہ فیض آباد سے، یعنی کہ فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے، آبائی وطن لکھنؤ تھا، تو لکھنؤ آپ کو جواب نہیں لگانا ہے، بلکہ یہ پیدا ہوئے چکبست فیض آباد میں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 106 کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو ابھی آپ کا آفتاب وکالت دنیا وکالت کو منور بھی نہ کر پایا تھا کہ گہنا گیا، اس کا جو جواب ہوگا وہ حاضر بالا میں سے ایک سے زائد ہوگا۔ اس میں جملے میں تراکیب کی نشاندہی تو دنیائے وکالت اور آفتاب وکالت یہ تراکیب ہیں، تو حاضر بالا میں سے ایک سے زائد دونوں ہمارا سی اور بی دونوں صحیح تھا، اس لیے ہم آپشن نمبر ڈی کو چوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 106 کا ڈی ہوگا۔ چکبست کس لیے آئے تھے رائے بریلی؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقدمہ کے سلسلے میں پیسج میں لکھا تھا، ایک مقدمہ کے سلسلے میں وہ رائے بریلی آئے تھے 12 فروری 1926 کو۔ تو یہاں پہ پہلے آپشن میں مشاعرہ میں شرکت کرنے کے لیے لکھا ہے جو کہ غلط ہے، مقدمہ کی پیروی کے لیے آئے تھے، صحیح بات ہے، تو مقدمہ کی پیروی کے لیے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مقدمہ کی پیروی کے لیے آئے تھے یہ لکھا ہے، اور پیسج میں لکھا ہے مقدمہ کے سلسلے میں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کوشچن نمبر 100
7 का जवाब बी, यानी कि मुकदमा की पैरवी और मुकदमा की सिलसिला बात वही हुई, तो क्वेश्चन नंबर 107 का बी करेक्ट होगा। चकबस्त की नज़मों का मौजू जो था वो वतन परस्त था, खाक हिंद इनकी मशहूर नज़्म है। चकबस्त की तालीम और तरबियत कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और सर सैयद के ऊपर ये पैसेज है कि सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक इल्म दोस्त और आसूदा हाल घराने में पैदा हुए। आलमगीर सानी ने उनके दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया था। सर सैयद की परवरिश में उनकी वालदा का बड़ा हाथ था। उस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े उलमा से सर सैयद ने तालीम हासिल की। उनकी मुलाजमत का आगाज से 1900 यानी कि यहाँ पे उनकी मुलाजमत का आगाज 1938 से ये बताया जा रहा है। सर सैयद ने रिश्तेदारी से शुरुआत करके सदर अमीन के ओहदे तक पहुँचे। दौरान मुलाजमत उन्होंने आसारुस सनादीद लिखी जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और बुजुर्गों के हालात हैं। इसके अलावा उन्होंने अबुल फजल की तारीख आईन अकबरी की तस्हीह की। ठीक है, आईन अकबरी की तस्हीह किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, सर सैयद अहमद खान ने ही। 1862 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था गाजीपुर में। ठीक है, और 1839 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया। वापस आकर 1870 में अपना रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला जो कि टीटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे था। इस रिसाले ने उर्दू नस्ल को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, सलीस और रवां उर्दू को रिवाज दिया। किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया? तो आलमगीर सानी ने। अगला सवाल है कि सर सैयद की तरबियत में किसका किरदार था? तो वालदा का। और आईन अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल फजली ने लिखी थी आईन अकबरी, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखो, आईन अकबरी की तस्हीह की थी सर सैयद ने, लिखी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113, साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने गाजीपुर में 1862 में कायम की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहाँ है? यहाँ है। सर सैयद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था। आसारुस सनादीद और खुतबात अहमदिया भी उन्हीं की तसानीफ है, लेकिन रिसाला जो है वो तहज़ीबुल अखलाक है। अबुल कलाम आज़ाद की विलादत 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। उनका नाम अहमद था, तारीखी नाम फिरोज बख्त था, लक़ब अबुल कलाम और तखल्लुस आज़ाद था। तहरीक आज़ादी के एक पुरजोश मुजाहिद, साहिब तर्ज अदीब, बेबाक सहाफ़ी, बेमिसाल खतीब और दीदावर आलिम दीन थे। कम उम्र से सियासत व सहाफ़त की तरफ तवज्जो की। 1912 में अल हिलाल रिसाला जारी किया। इस अखबार ने तहरीक आज़ादी को तक़वियत देने में अहम रोल अदा किया। आज़ादी के इदारे मुल्क में तहलका मचा देते थे। आज़ाद के यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो इदारे थे मुल्क में तहलका मचा देते थे। कई बार इस अखबार की ज़मानत ज़ब्त हुई। अल हिलाल बंद हुआ तो अल बलाग जारी किया उन्होंने, और मौलाना ने तज़किरा के नाम से अपने ख़ानदानी हालात लिखे। उन्हें कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने जेल में भी खतूत लिखे जो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुए। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। 1923 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत सौंपी गई। जबकि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हुकूमत कायम हुई तो इन्हें वजीर तालीम बनाया गया। 1958 में इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। इनकी आखिरी आरामगाह वहीं है। अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम पूछा जा रहा है फिरोज बख्त। और जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सहाफ़ी। और अगला सवाल ये देखिए, यहाँ पे अल हिलाल क्या है? तो अल हिलाल जो था वो रिसाला था, खतूत का मजमूआ नहीं, मज़ामीन का मजमूआ नहीं, तर्जुमा भी नहीं था, यानी कि हज़रत वाला में से कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम जो खतूत लिखे गया वो किस नाम से शाये हुए? तो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुए थे। अगले सवाल में किस सन में मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो 1923 में, 1923 में। अगला सवाल है
कि एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के अगले सवाल का जवाब देना। ऊंट पर दो मुसाफिर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक जगह पहुंचे जहां बहुत से दरख्त थे। दोनों एक दरख्त के साए में बैठकर खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां निकाली। पहले मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं। उन्होंने रोटियों के कई टुकड़े किए और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। इतने में एक और मुसाफिर भी उधर से गुजरा। उन्होंने उसे भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर रोटियां खाई। रोटियां खाने के बाद तीसरे मुसाफिर ने दोनों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें 8 दिरहम दिए। पहला मुसाफिर 5 दिरहम लेना चाहता था और दूसरे मुसाफिर को 3 दिरहम देना चाहता था, मगर दूसरा मुसाफिर 4 दिरहम लेना चाहता था। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। अब मुसाफिर कहाँ सफर कर रहे थे? तो समुंदर में नहीं कर रहे थे, न ही शहर में, न ही जंगल में, बल्कि रेगिस्तान में कर रहे थे। ठीक है, दोनों मुसाफिर खाने कहाँ बैठे थे? दरख्त के साए में बैठे थे। पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? तो पहले मुसाफिर के पास आप देखेंगे तो 5 रोटियां थी। 3 ऑप्शन में है, 4 भी है, 2 भी है, जो कि सभी गलत है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ई को चूज करेंगे। जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ? एक और मुसाफिर आ गया। ठीक है, एक और मुसाफिर भी उधर से गुजरा। तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए थे? तो 8 दिरहम दिए थे तीसरे मुसाफिर ने दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यूं तो हिंदुस्तान में बहुत सी अजीम और हसीन फन तामीर के नमूने मौजूद हैं, लेकिन ताजमहल की इमारत सबसे ज्यादा दिलकश और बेमिसाल है। इसे सन्नाई और हुस्न के एतबार से दुनिया की अजीम इमारतों में शुमार किया जाता है। इसमें फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी, इस्लामी तर्ज तामीर के अज्जा का हसीन इम्तिजाज है। 1983 में, कब? 1983 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसे में शुमार किया। इसे हिंदुस्तान के इस्लामी फन का अमली और नायाब नमूना भी कहा गया। शहंशाह शाहजहां ने अपनी ज़ौजा मलका मुमताज महल की याद को ताज़ा रखने के लिए इस मकबरे का दरियाए जमुना के किनारे बुनियाद डाली थी, यानी कि बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को आमतौर पर इसका मेमार ख्याल किया जाता है, यानी कि जो बनाया था ताजमहल किसने? अहमद लाहौरी ने। उसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तमाम इमारत संगमरमर की थी। संगमरमर की है। मकबरे के अंदर और बाहरी पिचीकारी की सूरत में कुरान मजीद की आयात नक्श हैं। इसे 2007 में दौर जदीद के 7 अजायबात में शामिल किया गया। पहला सवाल है कि किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती वर्षे में शुमार किया था? तो 1983 में। ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर के अज्जा का मिलाप नजर आता है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी। तो फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से ज्यादा वाला, वो करेक्ट होगा। फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ताजमहल को किस दौर के 7 अजायब में शुमार किया जाता है? तो दौर जदीद के 7 अजायबात में ताजमहल को शुमार किया। अजायबात का वाहिद क्या होगा? अजूबा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 129 में ताजमहल किस दरिया के साहिल पर बना है? तो गंगा के नहीं, जमुना के, हाँ, जमुना के किनारे आगरा में ताजमहल बना है। जामिद, इसमें जामिद की कितनी किस्में? 2 किस्में, मारफा और नकरा, यानी कि 123 का जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला सही होगा। ठीक है, 123 नहीं है, 133 है। 133 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ सवाल मेरे ख्याल से छूटे हैं, चलो इसको कर लेते हैं। ऐसे फेल जिनमें ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों पाए जाएं तो उसे हम फेले मुजारे कहते हैं। चलो, कौन मुअन्नस की
निशानदेही इसमें करना है, इनमें से कौन मुअन्नस है। तो देखो कौल तो मेरा कौल हम कहते हैं, लेकिन जब तहरीर की बात, मेरी तहरीर, और बात में भी मेरी बात कहते हैं, यानी कि हस्ब बाला में से एक से जायद। जो क्वेश्चन नंबर 131 है उसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज में साबका इस्तेमाल हुआ है। तो देखो साबका किस में इस्तेमाल हुआ है, जो किसी भी लफ्ज के पहले आए तो वो होता है साबका। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जादूगर में भी साबका नहीं, आज़ादी में भी नहीं, दवाखाना में भी नहीं है। खाना जो है वो बाद में इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो लाहिका है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ई है इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। वो नाम जो किसी की खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लक़ब कहते हैं। बागीचा क्या है, तो इसमें मुसग्गर है, जिसका इसमें मुकब्बर बाग होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से उस लफ्ज की निशानदेही कीजिए जो बाज मानों में मुज़क्कर और बाज मानों में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जवाब होगा डी। जी हाँ, जो आब है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, मगरिब तो वैसे मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी मुज़क्कर के माने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। आप तो ये तो 100% श्योर है कि आप एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। इब्तिदा की ज़िद होगी इंतहा। पारसीन का मुज़क्कर, पारसीन का मुज़क्कर होगा पारसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। सोनार का मुअन्नस सोनारिन होगा। और ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। जल्दी जल्दी पढ़, इस तरह लिख, सबक सुना, इसमें कौन सा फ़ेल है। तो इसमें फ़ेल अम्र यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, जब हुक्म या रिक्वेस्ट की जाए तो वहाँ पे फ़ेल अम्र होता है। हम आए, इसमें कौन सा सेगा है, तो इसमें जमा मुतकल्लिम है। ठीक है, तो यहाँ पे जमा मुतकल्लिम कहीं पे भी नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। डींग हाकना के क्या माने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो जवाब होगा वो डींग हाकना का मानी होगा हाजी बाला में से एक से जायद, यानी शेखी बगाड़ना और इतराना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, सब कहाँ ला लो गुल में नुमाया हो गई। सब कहाँ ला लो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो इसमें हुस्ने तालील है, यानी कि जब हम किसी चीज़ की इल्लत को असल इल्लत के बजाय कोई और इल्लत बताएं तो वो हुस्ने तालील होती है। एक शेर हुस्ने तालील का काफ़ी मशहूर है जो कि पूछा जाता है, मुमकिन है कि क्लास 6 to 8 वाली एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि बेखतर नहीं। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात के शेर में सनत हुस्न तालील है। ठीक है, आती है उसको देखने मौजे कशा कसा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, इस शेर में भी सनत हुस्न तालील है। क्वेश्चन नंबर 155 हाली और सईद दिल्ली गए, इसमें जो लफ्ज़ और है, जो हर्फ और है, ये क्या है। तो इसे हम हर्फ अत्फ कहते हैं। कवायद में अलिफ वाव और या के अलावा जो दीगर हरूफ हैं उन्हें हम हरूफ सही कहते हैं। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं और शाह बैत भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 147 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा हाजिर बाला में से एक से जायद वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148 ख्वाब और खुश में जो वाव इस्तेमाल हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वाव मादुला कहते हैं जो साइलेंट होता है। ठीक है, ख्वाब खुश। इस शेर में काफिये के बाद आने वाले इस्तिलाह शेर में काफिये के बाद आने वाले मुकर्रर लफ्ज या अल्फाज को हम क्या कहते हैं, तो रदीफ कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी शायरी के मिसरे के आखिर में बार बार रिपीट होता है।
यह भी न पूछा सैयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। तो यहाँ पे एक ही तरह के लफ्ज को दो बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों का जो माना है वो अलग है। यानी कि यानी कि जो जो इमला के तौर पर लफ्ज हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं। रहा ऐसे भी और ऐसे भी, इसको रिहा, ठीक है। यानी कि इमला के लिहाज से देखने में तो एक जैसे, लेकिन मानी अलग अलग है। इसको हम क्या कहेंगे, सनत तजनीस कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो आज यानी कि 8 दिसंबर को ये पेपर आया था, इसलिए मैंने इसको करा दिया, ठीक है। आंसर की भी आ गई, जब तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तब तक आंसर की भी आ गई। तो मैंने एक दो सवाल आंसर की से कंफर्मेशन के बाद ही बताए हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को कल के इम्तिहान के लिए और परसों के इम्तिहान के लिए, जो कि क्लास 6 to 8 का होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।